हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा वो हम एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसमें फर्स्ट थी 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया और जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि ये वर्तमान में देश में टोटल 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। 5 तो क्षेत्रीय परिषदों में जैसे बात करें अपन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और मध्य क्षेत्रीय परिषदें, और इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषदें हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता हमेशा केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जो वर्तमान में अमित शाह है। आगे अपन ने बात की थी एक्सिम बैंक व्यापार सम्मेलन। तो इस सम्मेलन का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया। इसके आयोजक थे एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का अपन बात करें फुल फॉर्म की तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इसका फुल फॉर्म है। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये एक्सपोर्ट आयात और निर्यात से संबंधित बैंक है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करता है। तो इसका व्यापार सम्मेलन का आयोजन अभी रिसेंटली नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक के जो मुख्य अतिथि थे वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थे। आगे अपन ने बात की ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जो चैंपियनशिप है, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। इसमें अपन ने बात की कि इसका खिताब भारत के नीरज चोपड़ा ने जीता। उन्होंने 84.12 मीटर का भाला फेंककर इसमें पहले स्थान पर रहे। आगे अपन बात करें तो ऑपरेशन बशायर अल फतेह, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि यह ऑपरेशन ईरान द्वारा चलाया गया अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर के अल हुदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागी, जो कि अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का एक जवाब था। आगे अपन ने बात की थी भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। तो ये संयंत्र गुजरात के कच्छ में स्थापित किया जाएगा। ये ऑफ ग्रिड क्या होता है? ऑफ ग्रिड का मतलब है कि ये जो संयंत्र रहेगा ये बिजली ग्रिड जो है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं रहेगा, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित रहेगा। तो ये न्यू अडानी इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित किया गया है और ये गुजरात के कच्छ जिले में है। आगे अपन ने बात की कि इफ्को का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र, जो इफ्को कंपनी है ये भारत में नैनो उर्वरक का उत्पादन करती है और विश्व का पहला नैनो उर्वरक उत्पादन संयंत्र जो है वह गुजरात के कलोल में है। और इसका इफ्को का पहला विदेशी संयंत्र जो है ये रिसेंटली घोषणा की गई है कि ब्राजील में स्थापित किया जाएगा। तो इसमें जो वित्त पोषण का अनुपात अपन ने डिस्कस किया था 70:30 इसका वित्त पोषण का अनुपात रहेगा। जो 70% वित्तीय योगदान इफ्को द्वारा दिया जाएगा, जबकि 30% योगदान है जो ब्राजील की कंपनी द्वारा दिया जाएगा। आगे अपन ने बात की थी न्यूज में, तो इसका अगली न्यूज था फ्यूचर फ्रंट सीरीज। तो ये फ्यूचर फ्रंट सीरीज से संबंधित जो प्रकाशन है ये 3 महीनों में नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो पहली चीज फ्यूचर फ्रंट सीरीज किससे संबंधित है? नीति आयोग से संबंधित है। इस सीरीज में इस बार जो है नीति आयोग ने डेटा अनिवार्यता से संबंधित प्रकाशन किया। इसमें भारत में जो है डेटा सुरक्षा से संबंधित इसमें विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया। तो फ्यूचर फ्रंट सीरीज किससे संबंधित है? आपके नीति आयोग से संबंधित है। आगे अपन ने बात की कि आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष, आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कॉर्पोरेशन, तो इसकी पहली अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष अभी रिसेंटली बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। और क्रिस्टी कोवेंट्री कहाँ से है? ये जिम्बाब्वे से है। पहले तैराक रही है, 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और अफ्रीका से पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। तो आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। आगे अपन ने बात की थी बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने बिहार के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की है। इसका जो बिहार में कहाँ स्थापित होगा ये अभी डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन जो है केंद्र सरकार ने रिसेंट बजट में एसएमआर जो है, एसएमआर मतलब क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो एसएमआर की घोषणा की थी। उनमें एक बिहार राज्य है, तो ये चीज ध्यान रखें। आगे अपन ने न्यूज पढ़ी थी शुभांशु शुक्ला के बारे में। तो शुभांशु शुक्ला रिसेंटली एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले भारत के पहले पायलट बने हैं, पहले व्यक्ति बने हैं। इससे पहले भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले व्यक्ति है। आगे अपन ने बात की थी वैश्विक शांति सूचकांक। तो ये वैश्विक शांति सूचकांक अभी रिसेंट जारी किया गया। इसे एक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड रहा और भारत का इसमें 115वां स्थान रहा। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि इसमें सबसे अशांत देश जो है वो रूस रहा और इसमें सबसे अशांत क्षेत्र जो है वह दक्षिण एशिया रहा। दक्षिण एशिया रहने का कारण अपन ने डिस्कस किया। म्यांमार में अशांति है, बांग्लादेश में अशांति, अफगानिस्तान में अशांति। तो इस कारण से विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र जो है वह दक्षिण एशिया और सबसे अशांत देश
रूस है। इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। आगे की न्यूज अपन ने पढ़ी थी अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस, तो ये प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है। नाविकों के जो है ग्लोबल सप्लाई चेन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में योगदान को रेखांकित करने के लिए। जबकि अपन ने और पढ़ा था इंपॉर्टेंट डेज संविधान हत्या दिवस, तो ये पिछली वर्ष ही केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया। यह प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है। किस कारण से? तो 25 जून 1975 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तो इस आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों को रेखांकित करने के लिए केंद्र सरकार ने यह संविधान हत्या दिवस घोषित किया। और प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है। अब अपन आगे की न्यूज डिस्कस करते हैं। आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके नाटो शिखर सम्मेलन के बारे में। तो देखिए नाटो क्या है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक समूह है। तो उसका अभी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो ये नीदरलैंड के हेग में इसका आयोजन किया गया। तो फर्स्ट चीज तो ये ध्यान रखनी, शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नीदरलैंड के हेग में। अब आगे अपन बात करें, इसकी अध्यक्षता की मार्क रूटे। तो मार्क रूटे जो है वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष है, उन्होंने इसकी महासचिव है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित रक्षा खर्च को 5% तक बढ़ाने का इसमें प्रस्ताव पास किया गया। इसमें नाटो जो सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। तो 5% तक जीडीपी तक खर्च बढ़ाया जाएगा। और ये जीडीपी तक जो खर्च है ये 2035 तक बढ़ाया जाएगा। अब इसमें 5% में जो टोटल खर्च का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। इसमें 3.5% जो है वो रक्षा क्षेत्रों में किया जाएगा और बाकी जो शेष 1.5% है ये बुनियादी ढांचे में इसका उपयोग किया जाएगा। आगे अपन ने बात की थी कि 2026 का जो नाटो का शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी तुर्की द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में आपके 4 से 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नीदरलैंड के हेग में। नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है? मार्क रूटे है। अब ये इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भाई जीडीपी का, सभी देशों की जीडीपी का 5% तक योगदान रहेगा, वो रहेगा 2035 तक। और 2026 का नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तुर्की में होगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट नाटो के बारे में और डिटेल में बात करें तो नाटो के बारे में इसका पूरा फुल फॉर्म अपन ने अभी बात की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना जो है यह आपके 1949 में हुई, 4 अप्रैल 1949 में। इसे वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। टोटल जो है इसके संस्थापक सदस्य जो प्रारंभ में इसकी स्थापना हुई 1949 में, तो उस दौरान इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या थी 12 और वर्तमान में नाटो में सदस्यों की संख्या हो गई है 32। तो 32 हो गई। और इसमें जो नवीनतम सदस्य बना है वो बना था यूरोपियन कंट्री स्वीडन, इसमें नवीनतम सदस्य बना। और जो ये अभी वर्तमान में रूस यूक्रेन संघर्ष हो रहा है तो उसका भी कारण नाटो ही है। किस तरह से कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाह रहा है और रूस ने इसी कारण से यूक्रेन पर हमला किया कि इससे नाटो रूस की बॉर्डर के करीब रहेगा। तो रूस यूक्रेन संघर्ष का मुख्य कारण भी नाटो की सदस्यता ही है। आगे अपन ने बात करें तो इसका जो है उद्देश्य क्या है, ये गठन किसके लिए किया गया? तो ये तत्कालीन सोवियत संघ जो 1949 में सोवियत संघ था और वर्तमान में रूस को काउंटर करने के लिए, रूस को संतुलित करने के लिए ये नाटो का गठन किया गया। इसकी जो संधि है इसमें इस संधि में अनुच्छेद 5 है, उसमें उल्लेख है कि यदि नाटो के किसी सदस्य देश पर आक्रमण किया जाता है तो उस आक्रमण का जवाब नाटो के सभी सदस्य देश देंगे। तो इसका ये मेन इसका जो एजेंडा यही है। आगे अपन बात करें, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एक चीज ध्यान रखनी है, नाटो की जब स्थापना हुई थी 1949 में तो उस वक्त इसका मुख्यालय लंदन में था, यूनाइटेड किंगडम में। और 1967 के बाद इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। तो ये नाटो के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज आपके संबंधित है एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। इसकी अभी रिसेंट रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई और यह बैठक हुई चीन के किंगदाओ में। चीन के किंगदाओ में अभी रिसेंट इसकी बैठक हुई और इसमें भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। अब ये चर्चा में रही है, इस कारण से अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स में जो है जो रिसेंट न्यूज में रही बैठकों के बारे में या सम्मेलन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इसके जो संयुक्त घोषणा पत्र था उसमें जो है एससीओ के जो मेन सदस्य है, जैसे चीन ने इसमें पहलगाम आतंकी हमले को छोड़कर बलूचिस्तान में आतंकवाद को जो है उसका उल्लेख किया। तो इस कारण से भारत ने इस सम्मेलन में के जो संयुक्त घोषणा पत्र है उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो इस कारण से ये बहुत चर्चा में रही है। तो अपन इसके बारे में बात करें तो देखिए इसमें जो है भारत
के सहित इसमें 10 सदस्य देश, मतलब जो एससीओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10 है, तो उसमें हस्ताक्षर नहीं किए, कारण अपन ने डिस्कस किया। आगे अपन और डिटेल में इसके बारे में बात करें कि ये क्या है एससीओ। तो एससीओ है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये शंघाई सहयोग संगठन। तो इसके बारे में अपन बात करें, इसकी स्थापना 2001 में की गई, इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है, और 2025 मतलब इस वर्ष इसका अध्यक्ष कौन है, चीन है। इसी कारण इसका आयोजन कहाँ हुआ, चीन के किंगदाओ में। तो स्थान का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि किसी भी सम्मेलन का स्थान जरूर पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में ध्यान रखें। आगे अपन बात करें इसकी आधिकारिक भाषाएं, तो इसकी आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है, चीन की मंदारिन है। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए, और वर्तमान में एससीओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, टोटल 10 है। आगे अपन ने बात की बेलारूस इसमें नवीनतम है। तो यहाँ पे एक बार आप ध्यान रखिएगा कि एक बार मैं फिर से रिवाइज करा लूं, एससीओ का गठन जो है 2001 में हुआ, इसका मुख्यालय बीजिंग में है, 2025 में इसकी अध्यक्षता चीन कर रहा है। इसकी जो आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुआ, और इसका नवीनतम सदस्य बेलारूस है, टोटल मेंबर्स है 10। तो ये एससीओ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो ये है आपके ईएमसी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो इसके तहत जो है गौतम बुद्ध नगर में इसका क्लस्टर स्थापित किया जाएगा, तो इस कारण से ये चर्चा में रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसके बारे में अपन बात करें तो ये ईएमसी योजना है, इससे संबंधित क्लस्टर जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे आगे अपन बात क्या करें, इस क्लस्टर के तहत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो अब अपन इसमें योजना के बारे में बात करें, तो यह योजना पहले जो 2012 में शुरू की गई थी ईएमसी, उसका 2.0 वर्जन है। इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में की गई, और नोडल मंत्रालय इसका रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे अपन बात करें ईएमसी योजना, ये अपन ने डिस्कस कर ली। इसका उद्देश्य क्या है, रीजनल जो है स्थानीय विनिर्माण मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना। तो आपसे अगर यहाँ इस स्लाइड से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में ईएमसी 2.0 योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र। जो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र रहेगा ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाल ही में भारत में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित होगा, उत्तर प्रदेश के आगरा में। और आगरा में कहाँ, आपके उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंघना में इसे स्थापित किया जाएगा 10 हेक्टेयर भूमि में। तो ये चीज है। आगे अपन बात करें इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो आलू के उत्पादन में जो उच्च गुणवत्ता की जो उपज और उसके प्रोसेस फूड है उनके लिए ये केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी रहेगा ताकि आलू की उच्च गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन हो। तो ये चीज है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, और उसके बाद में भारत आलू उत्पादन में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अपन इसमें बात करें अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के अलावा अपन बात करें तो भारत में जो है आलू से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पर है, कौन से अनुसंधान केंद्र, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आलू के अनुसंधान केंद्र में इसमें सबसे जो अभी वर्तमान में जो अनुसंधान केंद्र है वो है आपके शिमला में। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। जो 1949 में आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था बिहार के पटना में, लेकिन इसे वहां से स्थानांतरित करके वर्तमान में शिमला में स्थापित कर दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, वर्तमान में भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अपन बात करें भारत में कि जो आलू के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो उसमें आपके देखिए पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल दूसरे और बिहार तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे अपन रिवाइज करें तो आलू का शीर्ष उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपके रहेगा अनुसंधान केंद्र शिमला में। इसके अलावा अपन ने इससे पहले का जो रिवाइज करें तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र आपके कहाँ स्थापित होगा, ये आगरा के सिंघना में होगा उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप। तो ये रिसेंट अभी इसके आयोजन और इसमें भारत के किन खिलाड़ियों ने खिताब जीता उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इस एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया आपके मलेशिया के कुचिंग में, कुचिंग के एरिना एमास में इसका आयोजन किया गया। अब अपन बात करें तो इसमें भारत ने टोटल 3 खिताब जीते, तो 3 युगल स्पर्धाओं में खिताब जीते। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो खिताब है वो आपके देखिए जैसे महिला युगल खिताब जीता है। तो एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप ने भारत ने पहली बार महिला युगल खिताब जीता। और किसने जीता, तो अनाहत सिंह और जोशना चिन्नप्पा, तो इन्होंने महिला खिताब जीता। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है
कि एक तो आयोजन कहाँ हुआ, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन मलेशिया में हुआ। इसमें भारत ने पहली बार महिला युगल का खिताब जीता, और महिला युगल में किसने जीता, अनाहत सिंह और जोशना चिन्नप्पा ने। तो ये पहली भारतीय महिला जोड़ी है जिन्होंने एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में खिताब जीता। तो यहाँ पे 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं अपन बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही अनाहत सिंह या जोशना चिन्नप्पा किस खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश से संबंधित है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि महिला युगल का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता, जोशना चिन्नप्पा और अनाहत सिंह। इसके अलावा अपन बात करें तो मिश्रित युगल खिताब जो है, मिश्रित युगल पुरुष और महिला, तो मिश्रित युगल खिताब भारत की किस जोड़ी ने जीता, तो अनाहत सिंह और भारत के पुरुष खिलाड़ी अभय सिंह ने जीता। देखिए महिला युगल का खिताब तो जीता अनाहत सिंह और जोशना चिन्नप्पा, और मिश्रित युगल का खिताब जीता अनाहत सिंह और अभय सिंह ने मिश्रित युगल का खिताब जीता। तो इसके बारे में अपन बात करें तो इससे पहले इस जोड़ी ने 2023 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीत रखा है। तो आगे अपन बात करें लास्ट पुरुष युगल का खिताब, महिला युगल का खिताब तो अनाहत सिंह और जोशना चिन्नप्पा ने, पुरुष युगल का खिताब किसने जीता, अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने ये खिताब जीता। तो यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें ध्यान रखना है। पिछली वर्ष भी इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता था। यहाँ पे देखिए खिलाड़ियों के नाम, इसका आयोजन कहाँ हुआ और कौन सा खिताब जीता, तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं आपको बता दूं, महिला युगल का खिताब आपके जीता अनाहत सिंह और जोशना चिन्नप्पा ने, जबकि मिश्रित युगल का खिताब जीता आपके अनाहत सिंह और अभय सिंह ने, जबकि पुरुष युगल का खिताब जीता अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, इसका आयोजन नवंबर में राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। पहली चीज ये, अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्या है, इसका आयोजन जो है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही करती है। तो इसमें इन खेलों का आयोजन इस बार जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो आगे अपन बात करें, पहली बार कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें पात्रता क्या है, 25 वर्ष की कम आयु के विश्वविद्यालय के छात्र इसमें पात्र है। आगे अपन नेक्स्ट बात करें तो देखिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में अपन बात करें तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है। इनकी शुरुआत भारत में पहली बार 2017 में की गई केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत में खेलों की संस्कृति को बढ़ाना और इसके अलावा ओलंपिक तक खेलों जो खिलाड़ियों को पहुंचाना, ओलंपिक स्तर की तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, एक मंच देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे अपन बात करें, पहला संस्करण इसमें ओडिशा में किया गया, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो उसका पहला संस्करण अभी ओडिशा में 2020 में किया गया, जबकि अभी लास्ट जो है चौथा संस्करण, इसका आयोजन आपके पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा किया गया 2024 में। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके जाह्नवी डांगेती अभी रिसेंट चर्चा में रही है। किस कारण से चर्चा में रही है, ये तो देखिए ये स्पेस प्रोग्राम से संबंधित है। तो जाह्नवी डांगेती अभी रिसेंटली नासा का जो है एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है, ये चीज है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नासा का एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो यह जाह्नवी डांगेती है। यह आपके आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले से है, पश्चिमी गोदावरी जिले से पालकोल्लू से संबंधित है। और इसका जो चयन है, इनका जाह्नवी डांगेती का चयन रिसेंटली टाइगन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए किया गया है। जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन रहेगा, प्राइवेट स्पेस स्टेशन रहेगा, उसके लिए इनका चयन किया गया है। तो इस तरह से जो है चयन होने वाली भी यह पहली भारतीय महिला बनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये मिशन जो है टाइगर ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन, इसके लिए मिशन 2029 में शुरू होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जाह्नवी डांगेती किससे संबंधित है, तो नासा का एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है, ये चीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके जय शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना। तो ये एक्सप्रेस परियोजना, शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करें तो ये 802 किलोमीटर लंबी रहेगी, नागपुर से गोवा को जोड़ेगी। और इसका जो है जो ड्यूरेशन है इस एक्सप्रेसवे के बनने से, इसमें इस दौरान ट्रेवल की दूरी जो नागपुर से गोवा तक की ट्रेवल की दूरी 18 घंटे से घटकर 8 घंटे तक हो जाएगी। और इसे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है कई आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ती है, कई शक्तिपीठों को जोड़ती है, इस कारण से इसे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे नाम दिया है। इसके अलावा अपन बात करें, इसमें टोटल 18 धार्मिक स्थल जुड़ेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना किससे संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसके तहत नागपुर से गोवा तक को जोड़ा जाएगा।
ये चीज इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी विद्या शक्ति पहल। तो विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसमें प्रावधान रहेंगे, उसके बारे में बात करें तो जो धीमी गति से, जो कम लेस लर्नर है, जो कम स्पीड से सीख पाते हैं, मतलब मुश्किल से सीख पाते, देरी से सीख पाते हैं, तो उनके लिए यह पहल शुरू की गई है, उनकी स्किल्स को सुधारने के लिए। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है। इसके तहत जो ऑनलाइन कार्यक्रम किए जाएंगे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए। ठीक है, तो साइंस जो एक स्टेम पहल होती है, स्टेम आप एक आपने टर्मिनोलॉजी शुरू होगी, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी, आपके स्टेम का साइंस टेक्नोलॉजी इंग्लिश एंड मैथ्स, साइंस टेक्नोलॉजी इंग्लिश एंड मैथ्स, इससे संबंधित पहल है। तो इसमें है कि इन क्षेत्रों में, इन विषयों में विद्यार्थियों को जो है आपके विद्यार्थियों की स्किल्स को सुधारना, जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए पहल की गई है। इस पहल के तहत जो है शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे ऐसे विद्यार्थियों को मुख्य धारा में ला सके। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि विद्या शक्ति पहल किस राज्य से संबंधित है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके 7वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन। तो अभी रिसेंट इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका रिसेंट आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इसके आयोजक कौन कौन थे, तो इसमें देखिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसके प्रमुख आयोजक था। इसमें सहयोग किसने किया, तो इसमें महाराष्ट्र सरकार, पवन हंस और फिक्की संस्था द्वारा इसमें सहयोग किया गया। तो हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन का उद्देश्य क्या था, इसका विषय क्या था, इसका उद्देश्य था आपके मेन क्षेत्रीय विमानन क्षमता को बढ़ावा देना। मतलब जो है कि रीजनल टूरिज्म में, जो भारत में ही टूरिज्म में है, उसमें हेलीकॉप्टरों के उपयोग को बढ़ावा देना, वो आम आदमी के लिए उपलब्ध कराना इसका प्रमुख विषय था, इसका उद्देश्य था। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके अभी रिसेंट सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया गया। तो इसके बारे में अपने को बात करना है। अब देखिए इंडेक्स में अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक तो सतत विकास, ये जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा, भारत की क्या स्थिति है, तो ये चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है ये आपके संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम है, इसके द्वारा जारी किया गया, इसके द्वारा नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत पहली बार जो है टॉप 100 में शामिल हुआ है। इससे पहले भारत कभी भी टॉप 100 में नहीं रहा, पहली बार भारत टॉप 100 में शामिल हुआ और 99वें स्थान पर रहा, 99th रैंक पर रहा। इसमें टोटल 167 देशों को शामिल किया गया और इसमें पहले स्थान पर आपके फिनलैंड रहा। और इसमें जो सबसे तेज प्रगति वाला क्षेत्र रहा वो कौन सा रहा, पूर्वी और दक्षिण एशिया, इसमें सबसे सर्वाधिक इसमें सुधार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं। एक तो आप अपने को ध्यान रखना कि किसने जारी किया, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। भारत की रैंकिंग क्या रही, 99वां स्थान रहा, पहले स्थान पर फिनलैंड रहा। और इसके अलावा अपन बात करें तो सर्वाधिक सुधार कहाँ हुआ, तो पूर्वी और दक्षिण एशिया में सर्वाधिक सुधार हुआ। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें जैसे पड़ोसी देशों का प्रदर्शन, जो भारत के जो देश है उसमें देशों का प्रदर्शन क्या रहा, तो इस संदर्भ में अपन बात करें तो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है अपन बात करें तो चीन का रहा, पड़ोसी देशों में 49वां स्थान पर रहा, मालदीव 53वें, भूटान 74वां, नेपाल 85वां और श्रीलंका 93वां रहा। तो इस आधार पर अपन बात करें तो दक्षिण एशिया में जो है भारत का स्थान 6ठा स्थान पर रहा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांग्लादेश 114वें और पाकिस्तान 140वें स्थान पर रहा। तो ये पड़ोसी देशों की स्थिति के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो दक्षिण एशिया के क्षेत्र है या भारत के पड़ोसी देशों में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है, तो 6ठा स्थान है और ओवरऑल 99वां स्थान है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपना है अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाइयों के दुरुपयोग हेतु दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और ये प्रतिवर्ष दिवस कब मनाया जाता है, ये 26 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस बार जो है ये जो है नशीली दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिवर्ष इसको अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करने ड्रग्स के बारे में ये दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे डेट ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। और ये इसकी थीम क्या है, बाधाओं को तोड़ना सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति इसकी थीम है। आगे अपन बात करें तो इसका जो आयोजक है कौन कौन करता है, यूएनओडीसी। यूएनओडीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसके द्वारा ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये डेट ध्यान रखनी है 26 जून। तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एवरीवन।